Hello, students. I am again back with part 2 of chapter number 10, India's Freedom Struggle, the second phase. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, हम नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ पढ़ें, इसके पहले इसका मीनिंग समझो। कॉपरेशन का मतलब होता है साथ देना, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होगा? साथ नहीं देना, असहयोग। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग और नॉन मतलब असहयोग, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार गया था, तो मुस्लिम्स कैलिफ की पोजीशन के लिए मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। गांधी जी एक मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो वही मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बेटा ब्रिटिशर्स का जो रिजिड एटीट्यूड था, इससे कांग्रेस बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होके गुस्सा होके उन्होंने कहा कि चलो अब तो हमें मूवमेंट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसी मूवमेंट को हमने क्या कहा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये किसकी लीडरशिप में एस्टेब्लिश हुआ? गांधी जी की लीडरशिप में। तो कांग्रेस ने गुस्सा होके, किससे गुस्सा होके? अंग्रेजों से गुस्सा होके असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। किसकी लीडरशिप में? गांधी जी की लीडरशिप में। ठीक हुई बात। अब गांधी जी ने एक बुक लिखी थी बच्चा 1909 में, और उस बुक में गांधी जी ने क्लियरली स्टेट किया था, बताया था कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जब एक राजा अंग्रेजों से लड़ रहा था तो दूसरा राजा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई ठीक है ना, अंग्रेज तो मेरे राइवल को मार रहे हैं, हमारा क्या, हम तो अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बेटा हर व्यक्ति ये सोचता रहा कि मेरा क्या, और अंग्रेजों को सपोर्ट करता रहा, और एक दिन पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तो गांधी जी यही बात कह रहे हैं अपनी बुक हिंद स्वराज में, जो उन्होंने 1909 में लिखी। उसमें कहा कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन हम अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर पूरा के पूरा ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है किसकी लीडरशिप में? गांधी जी की लीडरशिप में। इस मूवमेंट का एम है कि प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट ब्रिटिश रिप्रेशन इन पंजाब। पंजाब में जो रिप्रेशन ब्रिटिशर्स यूज कर रहे हैं, है ना, जिस तरीके से ये परेशान कर रहे हैं पंजाब में लोगों को, तो भाई इस मूवमेंट के अगेंस्ट में जो अंग्रेजों की है हमें प्रोटेस्ट करना है। जितना भी पंजाब में कुछ गलत हो रहा है उस सब के अगेंस्ट में हमें प्रोटेस्ट करना है। और भाई जो पॉलिसी टर्की के लिए ये अडॉप्ट करने वाले हैं, मतलब उस टाइम में उसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में ये यूज़ करने वाले हैं, हम इन दोनों के लिए ही प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक हुई बात। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो गांधी जी का एम था इस मूवमेंट के थ्रू अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, जितना भी इनजस्टिस पंजाब में हो रहा है उसके लिए भी, और टर्की में जो ये कैलिफ की पोजीशन को ख़त्म कर रहे हैं उसके लिए भी। इसका एम था रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि भाई हम अपने आप को खुद गवर्न करें, ब्रिटिश गवर्नेंस ना हो। स्टार्ट कैसे हुई ये मूवमेंट अब हम वो देखेंगे। तो ये जो मूवमेंट थी इसे स्टेजेस में लॉन्च किया गया। पहली स्टेज में जितने भी ऑनररी टाइटल्स थे जो इंडियंस को मिले हुए थे किससे? सरकार से, वो सब हमें सरेंडर करना था। ठीक है, जितने भी ऑनररी टाइटल्स थे जो इंडियंस को मिले थे किससे? सरकार से, उन सबको क्या करना था? सरेंडर करना था। गांधी जी ने केसरे हिंद का जो टाइटल उन्हें मिला हुआ था वो गिव अप किया। ऐसी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने टाइटल को गिव अप किया। दिस वॉज फॉलोड बाय द बायकॉट। पहले हम हमारे टाइटल्स को सरेंडर करेंगे, फिर बॉयकॉट करेंगे। स्कूल्स को बॉयकॉट किया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बच्चों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। लेजिस्लेचर मतलब जो हमारे इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उस टाइम के लेजिस्लेचर में, उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया।
लॉ कोर्ट, जो भी हमारे लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, और जो इलेक्शंस होने वाले थे लेजिस्लेचर के लिए, उन्हें भी हमने बायकॉट कर दिया। मतलब पहले हमने टाइटल्स को सरेंडर किया, टाइटल्स को सरेंडर करने के बाद हमने बॉयकॉट किया स्कूल का, कॉलेजेस का, लेजिस्लेचर का, लॉ कोर्ट का। लोगों से कहा इस मूवमेंट में गांधी जी ने कि भैया आपको कोऑपरेट नहीं करना है गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके से। लोगों से ये जनरली बोला गया नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न किया गया, जला दिया गया, बड़े बड़े ऐसे बोन फायर जलते रहते थे, और उन जलते बोन फायर में लोग अपने घरों से जो भी मटेरियल होता था जो ब्रिटिश मेड था उसको ला ला के डाल देते थे। सारे लोग आते अपने घर से जो भी आइटम ऐसा जो फॉरेन मेड है उसे लाकर डाल देते। ठीक है। Foreign clothes were burnt in public bonfires and strikes were organized at many places। मतलब बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, टाइटल सरेंडर किए, ये तो ठीक है, बाकी फॉरेन गुड्स को भी बायकॉट किया। बड़े बड़े बोन फायर जलाए गए जिसमें फॉरेन प्रोडक्ट्स को हमने डाल दिया, ला के जला दिया, और तो और स्ट्राइक भी होने लगी, स्ट्राइक बोले तो हड़ताल होने लगी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बॉयकॉट मूवमेंट के और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सब तोड़ फोड़ में लगे हुए थे। तो अलॉन्ग विथ बायकॉट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी चल रहे थे, जैसे कि खादी और चरखे को पॉपुलराइज करना। ठीक है। खादी बोले तो एक क्लॉथ का टाइप आता है जो इंडियन मेड होता है। चरखा आपको पता ही है, गांधी जी का चरखा देखा होगा ना आप लोगों ने, ऐसा जो चरखा है जिसको गांधी जी चलाते थे। तो चरखे को पॉपुलराइज किया गया, खादी को पॉपुलराइज किया, ये इंडियन मेड क्लॉथ था खादी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा नहीं कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को परेशान करना है, कई बार हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। जैसे हमने खादी बनाया, हमने इंडियंस को स्ट्रांग किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को स्ट्रांग करने के लिए हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर काम किया, अनटचेबिलिटी को एबलिश किया, एजुकेशन को स्प्रेड किया कि भैया लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो रैशनल की बात करेंगे, लॉजिक लिबर्टी की बात करेंगे। ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेस था। हज़ारों लोगों ने इसके ऊपर काम किया, और फिर सरकार ने हज़ारों लोगों को उठा के अरेस्ट कर लिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेलिबरेटली कोर्टेड अरेस्टेड। जो कांग्रेस थी उसका सेशन हुआ अहमदाबाद में 1921 में, और ये डिसाइड किया गया कि जो लास्ट स्टेज होगा इस मूवमेंट का वो होगा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, वहां पर हम ज़्यादा जोर देंगे कि भाई हम टैक्स पे नहीं करेंगे। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, कांग्रेस का जो सेशन अहमदाबाद में हुआ 1921 में, उसमें ये डिसाइड कर लिया गया कि मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका लास्ट स्टेज ये होगा कि हम टैक्स को पे नहीं करेंगे, देयर बाय डिफाइंग द राइट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। और इस तरीके से हम इस बात से इनकार कर देंगे कि भाई ये जो ब्रिटिश हैं ये फालतू ही हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हम इन्हें नहीं मानते एज अ रूलर। पर ये प्लान जब हम इम्प्लीमेंट कर पाते, हम ब्रिटिशर्स को ये जता पाते कि हु आर यू टू कंट्रोल अस, तब तक हम पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बीच में ही चौरी चौरा हो गया। चौरी चौरा कहाँ पर हुआ बच्चा? यूपी में। ठीक है, यूपी में एक जगह थी जिसका नाम था चौरी चौरा, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। आग लगाने वाले हम इंडियन थे, उसमें 21-22 ब्रिटिश ऑफिसर मर गए, जो हमारे लिए तो अच्छी बात थी, पर उस टाइम गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि यार ये तो मूवमेंट वॉयलेंट टर्न हो गया, जबकि गांधी जी तो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। तो उन्होंने चौरी चौरा इवेंट के बाद पूरे के पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, कहाँ पर? चौरी चौरा में। चौरी चौरा कहाँ है? यूपी में। अब पूरा के पूरा मूवमेंट विड्रॉ हो जाएगा। चौरी चौरा जो कि एक स्मॉल विलेज है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर हुआ क्या था कि 5 फरवरी 1922 में एक किसानों का क्राउड था, झुंड था, ग्रुप था, वो एक प्रोटेस्ट कर रहा था। ठीक है, पुलिस आई और उनको मारने लग गई। ठीक है, उन वॉलंटियर्स को मारने लग गए जिन्होंने शॉप्स की पिकेटिंग की थी। शॉप की पिकेटिंग ऐसा होता है जैसे ये शॉप है, हम सब ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो जाएंगे और दुकान के अंदर किसी को अंदर आने
नहीं देंगे। इसे कहते हैं पिकेटिंग, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो पुलिस वाले आए और मारने लग गए। फिर से ध्यान से सुनो, चौरी चौरा में इस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया। ये चौरी चौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक विलेज है। 5 फेब को 1922 में एक क्राउड था, पीजेंट्स का, वाज लीडिंग अ प्रोटेस्ट। वो एक प्रोटेस्ट लीड कर रहा था अपने खुद के गांव से, ठीक है? पुलिस आई और वॉलंटियर्स को मारने लग गई। जो शॉप की पिकेटिंग कर रहे थे, हाथ पकड़ के शॉप के बाहर खड़े हो गए थे और लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे थे। इससे जो किसान थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी और 22 पुलिस मर गई। मुझे तो अच्छा लगा ये इवेंट। भाई अंग्रेज हमें ही मारेंगे क्या? हम उन्हें नहीं मार सकते। महात्मा गांधी बहुत खिलाफ थे वायलेंस के, उन्हें तो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, किसी को मारना पीटना पसंद ही नहीं था। तो उन्होंने फटाफट से इस मूवमेंट को विड्रीव कर लिया, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी, अच्छा काम कर रही थी, पर चौरी चौरा में कुछ ऐसा हुआ जो गांधी जी को पसंद नहीं आया और गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ कर ली। नॉन कोऑपरेशन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम नॉन कोऑपरेशन हमने कॉल ऑफ कर ली है 1922 में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च करेंगे 1930 में, ठीक है? 8 साल का डिफरेंस है दोनों में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़ी है मतलब एज में, और सिविल डिसोबीडियंस थोड़ी छोटी है, बेचारी 8 साल का छोटी। तो जैसे ही विड्रॉ हुई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कांग्रेस थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई। एक ग्रुप था जिसको सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल लीड कर रहे थे और वो चाहते थे कि भैया ये जो हमने बॉयकॉट कर रखा है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसको बंद करो। चुपचाप से लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठो और वहां जाके अंग्रेजों को बताओ हमारी क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है ना? दीज लीडर फेल्ट दैट इफ कांग्रेस कंटिन्यू टू बाइकॉट, अगर कांग्रेस हमेशा बाइकॉट करती रही इलेक्शंस को, तो वो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे देगी, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे देगी काउंसिल में बैठने की जो ब्रिटिश के लॉयल होंगे और गवर्नमेंट के पास आ जाएगी एब्सोल्यूट पावर। और बात सही भी है। अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम हमने बोला कि हम टाइटल्स वापस करेंगे, हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। अब सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, तो चुन के कौन से लोग पहुंच जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में? ऐसा तो नहीं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो अंग्रेज इलेक्शन नहीं, अंग्रेज तो इलेक्शन करवा रहे हैं, वो अपने लॉयल लोगों को भर लेंगे और इससे सरकार और ज़्यादा मजबूत होगी। इससे बेटर है कि हम जैसे 2 4 5 लोग ऐसे पहुंचे जो ब्रिटिशर्स को ओपनली चैलेंज कर सके, हम बैठते हैं लेजिस्लेचर में। ये कहना था विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू जो कि पापा हैं जवाहरलाल नेहरू के, और सी आर दास, इनको। और क्योंकि हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, और जो होगा वो ब्रिटिश का लॉयल होगा और ब्रिटिश जैसा बोलेंगे वैसे ही वो करेंगे। ये चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, गवर्नमेंट को ज्वाइन करे और फिर वहां से हार्म करे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, लेजिस्लेचर में बैठ के इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम इनसाइड, अंडर से डिस्टर्ब करें हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ऐसा चाहते थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। सो दीज प्रो चेंजर्स वांटेड टू एंटर द लेजिस्लेचर, और ये लोग लेजिस्लेचर में जाना चाहते थे, ठीक है? वो सरकार के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल करना चाहते थे कि भाई कैसे काम करोगे जब सारी की सारी पॉलिसीज को हम अपोज करते रहेंगे, ठीक है? सो ये लोग अंदर जाके लेजिस्लेचर में जाने के बाद इम्पॉसिबल करना चाहते थे उन पॉलिसीज का पास होना जिनको ये हमेशा क्या करते, अपोज करते। ये इन लोगों का मानना था कि हम अपोज करते रहेंगे तो सरकार का कोई डिसीजन हम पास ही नहीं होने देंगे। सेकेंड ग्रुप था जिन्हें हम कहते हैं नो चेंजर्स का, वो कहते थे कि नहीं हम काउंसिल को तो ज्वाइन नहीं करेंगे। ये ग्रुप चाहता था कि भैया कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। 1923 में जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे पॉपुलरली हम क्या कहते हैं, सिर्फ स्वराज पार्टी, ठीक हुई बात। पहला ग्रुप हमने पढ़ा चेंजर्स का, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर के अंदर चैलेंज करना चाहते थे। दूसरे थे नो चेंजर, ये जो ग्रुप था ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना चाहता था, ठीक है? इस ग्रुप को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। 1923 में जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने क्या बना ली बच्चा, प्रो चेंजर्स, चेंज को जो पसंद करते थे, है ना, उन्होंने बना ली कांग्रेस
खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे कॉमनली क्या कहा गया, स्वराज पार्टी। ये जो नई पार्टी थी, ये कांग्रेस का एक ग्रुप माना गया कि भाई ये कांग्रेस का ही एक ग्रुप है। कांग्रेस ने अलाउ कर दिया स्वराजिस्ट को कि भैया जाओ तुम इलेक्शन लड़ो। जो स्वराज पार्टी थी उसने कुछ सीटें भी जीती लेजिस्लेचर में, और ये ब्रिटिश के हर मूव को पार्लियामेंट में बैठ के अपोज करते रहे, और ब्रिटिश के लिए इन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया उनकी पॉलिसीज़ को अप्रूव करना। मतलब देखो, जब आप पार्लियामेंट में बैठे हो तो व्यक्ति आपसे इत्तेफाक रखे, आपके साथ खड़ा हो, तब तो आप उसको पास कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर इन लोगों ने, जो स्वराजिस्ट थे, बहुत मुश्किल कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रपोजल्स को अप्रूव कराना लेजिस्लेचर से। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई थी बच्चा, गांधी जी को जेल में भेज दिया गया था। इन्हें रिलीज़ किया गया 1924 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की पूरी जिम्मेदारी महात्मा गांधी पे थी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन का आइडिया फाइनली महात्मा गांधी ने ही दिया था। तो चौरी चौरा हो गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई महात्मा गांधी की, उन्हें रिलीज़ किया। फिर 24 में 2 साल वो जेल में रहे। जैसे ही वो रिलीज़ हुए, कांग्रेस ने सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को रिज्यूम किया, और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फोकस वाले जो प्रोग्राम थे वो ये थे कि हम अनटचेबिलिटी को हटाएंगे, छुआछूत को ख़त्म करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बहुत काम करेंगे, और खादी को फैलाएंगे। क्योंकि बेटा, खादी ही एक ऐसा उस टाइम प्रोडक्ट था जो इंडिया में खुद बन रहा था, और इंडियन प्रोडक्शन को थोड़ा सा आगे लाने के लिए इन्होंने ये किया। नाउ मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स। बहुत सारे पीजेंट्स जो थे वो बार बार कभी कहीं कभी कहीं, कभी यहाँ के किसान कभी वहाँ के किसान रिवोल्ट करते ही रहते थे, है ना। जब से ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था तब से हमारे जो किसान थे वो कुछ ना कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट में करते ही रहते थे। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई तो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे। किसान सभा बनने लगी, अवध में किसान सभा बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, इनकी हेल्प से किसान सभा बनने लग गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड देयर एजेंट्स, जो जमींदार थे उनके खिलाफ। ठीक है। बाद में जो मोबिलाइजेशन था पीजेंट्स का, कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि यार ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें भी सपोर्ट करेगा। हमारा जो एम है, रेडिकल एम है, उसको पूरा करने के लिए भैया किसानों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स वॉज अ स्ट्रेटेजी एक्टिवली परस्यूड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में था कि भैया हमारे किसानों को फ्रंट फुट पे लाना है। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि भैया यार जो प्रॉब्लम्स है, जो किसान फेस कर रहे हैं, उसे तो हम सॉल्व कर ही दें। इन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्गेनाइज किया बरदौली सत्याग्रह। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्गेनाइज किया बरदौली सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन इंक्रीज इन द टैक्सेस। देखो, टैक्सेस कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे थे, तो इस बढ़ते हुए टैक्सेस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया हमारे वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बरदौली में कि भाई अब किसान इतना टैक्स तो नहीं देंगे, इसको कम करो। गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉज ऑफ पीस, एंड गांधी जी भी किसानों से बहुत हद तक बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट किया बिहार में। गांधी जी खेड़ा के किसानों के साथ भी खड़े रहे, नहीं, अहमदाबाद के किसानों के साथ, अहमदाबाद के किसानों के साथ। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट द सेकेंड फेज। जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो भी रिवाइव हुई जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। उसके बाद 1924 में जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गया तो उसके विड्रॉ होने के बाद 1924 में बेटा हमारे जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया, जिसे HRA कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना, और वो भी कैसे, आर्म्ड रिवॉल्यूशन से। जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी वो कहती थी ब्रिटिशर्स को तो, अंग्रेजों को तो भारत से भगाना ही है, और वो भी कैसे, इनसे युद्ध करके। 1925 में एक ग्रुप था रिवॉल्यूशनरीज का, उन्होंने काकोरी में, वो भी उत्तर प्रदेश में था, यूपी के लोग मतलब शुरू से ही मान रहे हैं, तो इसको हम काकोरी कांड भी कहते हैं। ठीक है। काकोरी में एक ट्रेन को रोक लिया, ठीक है, और जितना भी सरकारी पैसा उस ट्रेन में था ना, उस सबको लूट लिया।
1925 में हमारे रिवॉल्यूशनरी ने एक बड़ा काम किया, एक ट्रेन को रोक लिया काकोरी में, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ही है। और जितना भी सरकारी पैसा उस ट्रेन में था सब लूट लिया। ये जो पैसा था इससे इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को फंड किया, मतलब यूज़ किया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। इसके बाद ऐसे इंसिडेंट होते रहे थ्रू आउट दिस पीरियड। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें दबा नहीं पाई थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्चुअल फेस ही नहीं मिलता था कि भाई कौन है, कहाँ से कर रहा है, क्या करेगा, कब करेगा। मतलब ये कौन थे, एक मूवी आई थी ना जिसमें वो ए वाला साइन छोड़ जाता है, ऋतिक रोशन वाली जो मूवी थी, क्या नाम है भाई, शायद धूम। वैसे ही करते थे ये लोग, पकड़ाई में नहीं आते थे। तो ब्रिटिशर्स कभी इन्हें पूरी तरह खत्म। 1928 में इन्होंने असैसिनेशन किया किसका, सॉन्डर का। अभी सॉन्डर कौन था, बहुत ही खराब व्यक्ति था। यहाँ असैसिनेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ मर्डर ही आना चाहिए क्योंकि किसी काम का व्यक्ति नहीं था। एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था सॉन्डर, उसे हमारे रिवोल्यूशनरीज ने मार दिया 1928 में। अब देखो क्यों मारा वो जरा ध्यान से सुनना। थोड़े टाइम पहले ही, फ्यू मंथ अर्लियर, कुछ महीनों पहले ही इसी सॉन्डर ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, और उस लाठी चार्ज में हमारे लाला लाजपत राय जो कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उन्हें इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उन्हें फेटल इंजरीज हुई। और बेटा बाद में वो इन इंजरीज से मर गए, सक्कम्ड टू हिज इंजरी, मतलब इतनी तकलीफ में वो रहे और उसके बाद वो मर गए। तो भाई रिवोल्यूशनरीज तो बहुत ही अच्छे थे। 1928 में इन रिवोल्यूशनरीज ने क्या किया, एक ब्रिटिश ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को असैसिनेट किया, नहीं मर्डर कर दिया उसका। क्योंकि ये जो सॉन्डर था इसी ने थोड़े टाइम पहले ऑर्डर दिया था किसको, पुलिस को, कि चलो लाठी चार्ज करो। बेचारे लाला लाजपत राय पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनको लाठी से इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उन्हें फेटल इंजरीज हुई, बाद में वो उन्हीं इंजरीज से मर गए। इसी तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। पहले बेटा देखो ये क्या था, HRA, पहले क्या था, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में ये हो गया HSRA। आर तो वैसे ही रहा, एस में जुड़ गया, सोशलिस्ट आ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन था ये चुन चुन के ऐसे काम करता था कि मन खुश हो जाए। बेटा ये कुछ बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं जिन्हें तुम्हें पता होना चाहिए, कि चंद्रशेखर आज़ाद, असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। अच्छा, इस सोशलिज्म को क्यों जोड़ा गया है, HRA को HSRA क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे जो सुभाष चंद्र बोस, सॉरी हमारे जो भगत सिंह थे, सॉरी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस नहीं, भगत सिंह, हमारे जो भगत सिंह थे उनका मानना ये था कि सोशलिज्म भी, सोशलिस्ट होना भी इनका एक एम है। ठीक है, सोशलिज्म के ऊपर एक काम करना चाहते हैं, ये इंडिया में सोशलिज्म लाना चाहते हैं, तो इसीलिए इन्होंने HRA से HSRA नाम कर दिया। तो वर्ड सोशलिस्ट इसे ऐड किया गया क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी थे जिनमें भगत सिंह भी आते थे, उनका मानना था कि सोशलिज्म इनका एक गोल होना चाहिए। तो इन लोगों ने HSRA के थ्रू, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन, रेसिस्टेंस जारी रखा। अब बेटा ध्यान से सुनना, 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया भैया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, और जो 31 लेबर लीडर्स का जो अरेस्ट हुआ था उसके खिलाफ। तो इन लोगों ने क्या किया, एक बॉम्ब फेंका, कहाँ पर फेंक दिया, सेंट्रल असेंबली में। फिर से सुनो, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बॉम्ब गिरा दिया, कहाँ पर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों गिरा दिया, क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, पब्लिक सेफ्टी बिल, और जो अरेस्ट हुआ था 31 लेबर लीडर का, उसके खिलाफ। इन्होंने ये पूरी कोशिश की, बटुकेश्वर दत्त ने भी और भगत सिंह ने, कि बॉम्ब हार्मलेस रहे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को इंजर ना करे। पर बॉम्ब फेंकते ही ये लोग चिल्लाने लगे एंटी ब्रिटिश स्लोगन, और दोनों ने चिल्ला चिल्ला के खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। बात समझ में आई, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल और लेबर अरेस्ट।
तो इन लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब गिरा दिया, और ये सोच समझ के गिराया कि भाई किसी को हार्म ना हो। और जैसे बॉम्ब गिराया ये चिल्लाने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुर्दाबाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुर्दाबाद, ये जो भी कुछ स्लोगन दे रहे थे, भारत जिंदाबाद ऐसे करके इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था वो बंगाल में बहुत स्ट्रांग था। यंग मैन टारगेट करते थे अनपॉपुलर पुलिस ऑफिसर को, मैजिस्ट्रेट को। 1930 में 3 यंग रिवॉल्यूशनरीज थे, बिनॉय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को मार डाला। ठीक है। एमंग द रिवॉल्यूशनरी, तो देखो बेटा ये जगह जगह चल रहा था, बंगाल में तो ये बहुत ही ज़्यादा था। बिनॉय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को मार दिया। और इन्हीं रिवोल्यूशनरीज में फेमस सूर्य सेन भी थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को ऑर्गेनाइज किया सूर्य सेन ने। 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने कुछ रिवोल्यूशनरीज के साथ अटैक किया पुलिस आर्मरी, जो कि कहाँ पर थी, चिट्टगोंग। चिट्टगोंग एक मूवी है भी है मनोज वाजपेयी की, बहुत अच्छी मूवी है। तो 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने सूर्य सेन ने अटैक किया एक पुलिस आर्मरी पे जो थी चिट्टगोंग में। चिट्टगोंग भी बंगाल में ही है। टू गेट आर्म्स फॉर यूज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो ये जो सूर्य सेन थे ये ब्रिटिश के आर्म को ही ब्रिटिश के अगेंस्ट में यूज करना चाहते थे। सूर्य सेन वॉज लेटर अरेस्टेड एंड हैंग्ड, बाद में सूर्य सेन को पकड़ा गया और फांसी पे लटका दिया गया। औरतें भी एक्टिव पार्ट ले रही थी इस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में। उन्होंने एक्ट किया एज मैसेंजर का काम कर रही थी, रिवोल्यूशनरीज को शेल्टर दे रही थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक कर रही थी। ऐसी ही एक महान महिला थी प्रीति लता वाडेदार। ठीक है, इन्होंने तो अपनी जान दे दी अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए। प्रीति लता वाडेदार बिकम अ मार्टियर, शहीद बन गई इन द स्ट्रगल टू फ्री द कंट्री। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसका मोमेंटम खत्म हुआ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवीली क्लैम्प डाउन किया किसके ऊपर, रिवोल्यूशनरीज के ऊपर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था 23 मार्च 1931 में। चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ते लड़ते मरे ब्रिटिशर्स से इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद ऑल्सो डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश एट इलाहाबाद। पूरा की पूरा नेशन उस दिन दुख में था कि भाई इतने हमारे महान रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की डेथ हो गई। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन 1927, नवंबर 1927 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन। उसका काम था भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को की वर्किंग को देखना और जो फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उन्हें सजेस्ट करना। साइमन कमीशन आया 1927 में। इसका एक ही काम था कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए हैं हम 1990 में, उसका काम कैसे चल रहा है वो देखो, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी बताओ। इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। क्यों कहा गया भैया? क्योंकि इसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन। जो इंडियंस थे वो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड थे इस कमीशन से। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में जो इंडिया में रिफॉर्म करने आ रही कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था। जितने भी मेंबर थे सारे इंग्लिश में थे, हु वर इवन नॉट नोइंग द कंडीशन ऑफ इंडियंस। ऑल मेंबर्स ऑफ कमीशन वर इंग्लिशमैन, सारे के सारे अंग्रेज थे। जो गवर्नमेंट थी उसने रिफ्यूज कर दिया था कि भाई हम सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम भारतीय, तुम क्या करोगे खुद को खुद गवर्न करके? हम ब्रिटिशर्स हैं, हम पैरामाउंट हैं, हमें बहुत नॉलेज है, हम ही तुम्हें गवर्न करेंगे, तुम चुप रहो। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, भाई हम तुम्हें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देंगे। और जितने भी कमीशन में मेंबर थे सारे इंग्लिशमैन थे, कोई इंडियन नहीं था। हमारे लिए डिसीजन लोगे और हमारे ही लोगों को नहीं इन्वाइट करे, गलत बात। और बेटा जब साइमन कमीशन इंडिया आया ना, तो साइमन कमीशन को कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने बायकॉट किया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन हाय हाय ऐसे नारे लगाए, काले झंडे लेकर। दिख रहे ना ये काले झंडे? उस टाइम हमारे वायसरॉय थे इरविन। इरविन को तो रात में नींद आना बंद हो गई थी कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सबने डिसाइड किया कि हम बॉयकॉट करेंगे इस कमीशन को। जब ये इंडिया आया 4 फरवरी 1928 को तो इसे ग्रीट किया गया। और इंडिया हड़ताल से स्लोगन्स लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, पूरी कंट्री। बेटा क्विक क्विज के लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, ओके? हो सकता है शॉर्ट हो या ना भी हो,
पर सेपरेट बनेगा। अब हम पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की बात करेंगे। तो भाई जो डिमांड थी हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, हैड बीन ग्रोइंग फॉर सम ईयर्स। जो एनुअल सेशन हुआ था 1928 में कांग्रेस का, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई अभी तो हम आज़ादी तो ठीक है देख लेंगे बाद में, अभी हम डोमिनियन स्टेटस मान लेते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट बाय इंडियन, कि भाई सरकार इंटरनल अफेयर सारे इंडियंस ही मैनेज करेंगे, बाकी आप देख लेना। इट वॉज लिटिल लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पर ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, पर उससे बहुत कम भी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था दोनों में। इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर दैट इफ डोमिनियन स्टेटस वॉज नॉट ग्रांटेड विद इन अ ईयर, अगर हमें एक साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। फिर से ध्यान से सुनो, हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड बाद में की, पहले जो एनुअल सेशन हुआ 1928 में तो कांग्रेस ने बोला हम डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस थोड़ा सा कम होती है पूर्ण स्वराज से, तो इन लोगों ने बोला कि यार हम सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं और अगर एक साल में हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता तो देखेंगे फिर क्या करते हैं। एक साल में दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपना एक एनुअल सेशन रखा लाहौर में। हर साल कांग्रेस की मीटिंग तो होती थी, वहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। इसमें जो कांग्रेस थी उसने डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बिना तो अब हम किसी बात में मानेंगे नहीं, वही हमारा अल्टीमेट गोल है। इन्होंने कांग्रेसमैन से नेशनलिस्ट से कहा कि रिज़ाइन कर दो लेजिस्लेचर से और अब पार्टिसिपेट नहीं करो फर्दर आने वाले इलेक्शंस में। और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को अब से हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हर साल। टू अचीव इट्स डिमांड, कांग्रेस डिसाइडेड टू लॉन्च अनदर मास मूवमेंट, और हम हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए और मूवमेंट करेंगे अब, ठीक है। अब रुकने वाले हम यहाँ पर नहीं हैं। बेटा हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ओके। So I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.